नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शुभेंदु अधिकारी सचमुच पश्चिम बंगाल को चला पाएंगे। अगर शुभेंदु सरकार ने हिंदू मुसलमान घुसपैठ बदले की राजनीति या प्रशासनिक अनुभवहीनता में कोई बड़ी चूक कर दी, गौर कीजिएगा, अगर कोई बड़ी चूक कर दी तो तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी उसी दरार से जोरदार वापसी कर सकती हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि यहां पर बीजेपी की बहुमत की सरकार बनने जा रही है, लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, लेकिन 5 साल बहुत ज्यादा नहीं होते, उसको बीतने में वक्त नहीं लगेगा। बीजेपी विधायक दल ने शुभेंदु अधिकारी को अपना नेता चुन लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में उनके नाम पर मुहर लगी और 9 मई को वे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। कौन कौन बनेंगे डिप्टी सीएम और किसको किसको मिलेगा मलाईदार मंत्रालय, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। पर इस वीडियो में दोस्तों बात होगी सत्ता परिवर्तन के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट और इफेक्ट की। सर्जिकल ऑपरेशन होगी इसकी, जो रिपोर्ट मैं आपको देने जा रहा हूं, मेरी एनालिसिस। यानी देखिए दोस्तों, बंगाल की सत्ता में एक ऐतिहासिक बदलाव तो हो ही चुका है और ममता बनर्जी का 15 साल का पुराना राज खत्म हुआ और बीजेपी का राज शुरू होने जा रहा है। लेकिन सत्ता जीतना एक बात है और बंगाल जैसे जटिल राज्य, कॉम्प्लेक्स स्टेट को संभालना बिल्कुल दूसरी बात है, दीगर बात है। यही शुभेंदु अधिकारी की असली अग्नि परीक्षा होगी। शुभेंदु अधिकारी वही नेता हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को लगातार 2 चुनावों में हराया, पिछले चुनाव में नंदीग्राम में और अब की बार भवानीपुर में। इसलिए बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर एक मैसेज समूचे पश्चिम बंगाल को दे दिया है कि बंगाल में अब लड़ाई सीधे ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी की है। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही शुभेंदु अधिकारी के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या वे चुनावी मंच की भाषा को शासन की भाषा में बदल पाएंगे। चुनाव में हिंदू मुस्लिम घुसपैठ, तुष्टीकरण, कट्टरता, माफिया, सिंडिकेट, ये सब नारे चल जाते हैं, चले भी, लेकिन सरकार में फाइल चलती है, पुलिस चलती है, प्रशासन चलता है, बजट चलता है, स्कूल अस्पताल चलते हैं, नगर पालिकाएं चलती हैं, पंचायतें चलती हैं और बंगाल की यही असली भूल भुलैया है। बंगाल में बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिला है, लेकिन बंगाल का सिस्टम अभी पूरी तरह बीजेपी का नहीं हुआ है। ये तो शुरुआत है, सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, गौर कीजिएगा आगे मैं जो बताने जा रहा हूं। पूरी तरह बीजेपी का नहीं हुआ है, ये तो शुरुआत है। दिल्ली दूर है, मतलब लक्ष्य दूर है बहुत। राज्य की नसों में ब्लॉक से लेकर नगर पालिका तक, पंचायत से लेकर स्थानीय क्लब तक तृणमूल कांग्रेस की गहरी पैठ पकड़ बताई जाती है। कोलकाता से लेकर जिलों तक लोकल पावर स्ट्रक्चर सालों से टीएमसी के प्रभाव में रहा है और यही कारण है, यही वजह है कि बंगाल में बीजेपी की जीत जितनी बड़ी है, चुनौती उससे बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि सामने सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है, सामने वो पूरा राजनीतिक सामाजिक ढांचा है जिसे ममता बनर्जी ने पिछले 15 साल तक खड़ा किया। मोहल्ले के क्लब, लोकल कमेटी, पंचायत नेटवर्क, नगर पालिका नेटवर्क, लोकल नेता, वार्ड स्तर की पकड़, ये सब रातों रात नहीं बदल सकते, वक्त लगेगा और 5 साल का समय ज्यादा भी नहीं होता कह सकते हैं। इसलिए बहुत बड़ी चुनौती है। विधानसभा हारने का मतलब, तृणमूल कांग्रेस के लिए बात कर रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी के लिए विधानसभा हारने का मतलब यह नहीं है कि ममता बनर्जी बंगाल की जमीन से मिट चुकी हैं, बिल्कुल नहीं। विधानसभा में अब टीएमसी विपक्ष में होगी, लेकिन सड़क पर, मोहल्लों में, पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और अब प्रशासन के कई हिस्सों में उसका अनुभव बीजेपी से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बीजेपी तो अब शुरू करने जा रही है स्टेट में, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा। ममता बनर्जी खुद इस वक्त विधानसभा नहीं जा सकती क्योंकि वे चुनाव जीत कर नहीं आई हैं। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी से हार गई और यही वजह है कि अभी वे सदन के भीतर सीधे सरकार को घेरने की स्थिति में नहीं हो सकती हैं। हां,
राजनीति में दरवाजे कभी पूरी तरीके से बंद नहीं होते दोस्तों, आप जानते हैं। अगर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद नंदीग्राम या भवानीपुर में से कोई एक सीट छोड़ते हैं, छोड़ना तो है ही, तो संभव है कि ममता बनर्जी फिर मैदान में उतरे। और अगर वे उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचती हैं तो बंगाल की विधानसभा में शुभेंदु सरकार को उनसे धारदार विपक्ष का नेता कोई और नहीं मिल सकता, ये तो मानेंगे आप। लेकिन सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी? आपको क्या लगता है? क्या वे विधानसभा में बैठकर शुभेंदु अधिकारी से रोज सीधा मुकाबला करेंगी, या फिर अब उनका लक्ष्य, उनका टारगेट कोलकाता से बड़ा सीधे दिल्ली होगा? क्योंकि उन्होंने इसका ऐलान चुनावी घोषणाओं में, प्रचार में कर दिया है। और क्योंकि देखिए दोस्तों, अभिषेक बनर्जी सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव हैं पार्टी के, वे पार्टी की कमान संभाल सकते हैं, संगठन को फिर से खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली से हटाना ममता बनर्जी के लिए आसान फैसला नहीं होगा, क्योंकि अब रणनीति दिल्ली के लिए तैयार करने जा रही हैं ममता बनर्जी। अभिषेक अभी तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, आप जानते हैं, और लोकसभा में तृणमूल के नेता की भूमिका में भी वही हैं। इसलिए उनका उपयोग ममता बनर्जी बंगाल की विधानसभा से ज्यादा 2029 के आम चुनाव की बड़ी लड़ाई में कर सकती हैं। और दूसरी तरफ विधानसभा के भीतर टीएमसी को फिलहाल किसी ऐसे अनुभवी चेहरे की जरूरत पड़ेगी जो सरकार को नियम, प्रक्रिया, प्रशासन और सड़क चारों ओर से घेर सके, क्योंकि वो सब जानती है ये पार्टी 15 सालों से। और तृणमूल कांग्रेस की जीते हुए विधायकों की बैठक में चट्टोपाध्याय की बात करें, विमान चटर्जी की बात करें, जावेद खान, फिरहाद हकीम जैसे पुराने चेहरों की मौजूदगी और भूमिका पर चर्चा हुई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसलिए तात्कालिक तौर पर, यानी कि इस समय, ऐसे सीनियर लीडर्स में से किसी एक को विपक्ष का चेहरा, ऑपोजिशन लीडर बनाया जा सकता है। लेकिन सच यही है कि ममता बनर्जी जैसी सड़क से निकली हुई फाइटर अगर सदन में नहीं होंगी तो टीएमसी को वो धार पैदा करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और यहीं से 2029 का बहुत बड़ा खेल शुरू होता है दोस्तों, गौर कीजिएगा। तृणमूल कांग्रेस के चुनाव हारने के बाद गुरुवार 7 मई को अखिलेश यादव का कोलकाता जाकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से मिलना, बंगाल चुनाव में कथित माफियागिरी और वोट लूट के आरोप लगाना, यह सामान्य भेंट नहीं है, नॉर्मल मीटिंग नहीं है। अखिलेश यादव ने बीजेपी, चुनाव आयोग और सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए और ममता बनर्जी के साथ खड़े होने का खुला मैसेज दिया देश और दुनिया के सामने। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से भी बीजेपी और चुनाव आयोग को लेकर जो हमदर्दी और सवालों वाला सुर दिखा, एक सुर, वो इसी बात का संकेत है कि ममता बनर्जी अब सिर्फ बंगाल की हार जीत तक खुद को सीमित रखने वाले नहीं हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस और राहुल गांधी खुद ममता बनर्जी के खिलाफ खूब आरोप लगाते नजर आए थे, लेकिन जब देश की बात आती है, केंद्र की बात आती है, तो बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए राहुल गांधी ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब ममता बनर्जी की नजर दिल्ली पर है, टारगेट दिल्ली है। 2029 में अगर इंडी गठबंधन मोदी के सामने किसी तेज, आक्रामक और सड़क से निकले हुए चेहरे को आगे करना चाहेगा तो ममता बनर्जी का नाम सबसे पहले आएगा, यह मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, बोलिएगा। क्योंकि दोस्तों, राहुल गांधी के सामने अगर ममता बनर्जी का चेहरा सामने लाया जाए, हालांकि आक्रामक राहुल गांधी भी हैं, लेकिन ममता बनर्जी को लेकर इंडी गठबंधन में एक मत हो सकता है। इसलिए बंगाल की विधानसभा में नेता विपक्ष कौन बनेगा, यह सिर्फ एक पद का सवाल नहीं है, यह तय करेगा कि टीएमसी बंगाल में लड़ाई लड़ेगी या दिल्ली की लड़ाई के लिए बंगाल को आधार बनाएगी। सोचिएगा, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी राय एक नए सवाल को जन्म दे दे। अब सबसे बड़ा मुद्दा है मुस्लिम आबादी पश्चिम बंगाल की। दोस्तों गौर कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में कोई छोटा सामाजिक प्रयोगशाला नहीं है। ये पश्चिम बंगाल राज्य में मुस्लिम आबादी करीब करीब
27 से 30% के आसपास है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में मुस्लिम वोट निर्णायक असर रखते हैं और यही शुभेंदु सरकार की असली परीक्षा होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि उनका नजरिया और उनका तरीका लोग देख चुके हैं चुनाव में। खुलेआम जो इस तरीके से उन्होंने हिंदुत्ववादी अपना चेहरा दिखाया था, और अगर सरकार चुनावी भाषणों वाली लाइन पर चलेगी तो बंगाल में सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। और अगर सरकार कानून के नाम पर सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाते हुए नजर आएगी तो टीएमसी को विपक्ष में बैठे बैठे नया ऑक्सीजन मिल जाएगा। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तुरंत बोलेंगे। देखिए, सबके सामने, पश्चिम बंगाल में सबके सामने, देश के सामने हमने पहले ही कहा था कि यह सरकार बंगाल की संस्कृति नहीं समझती। इसलिए शुभेंदु अधिकारी को यह साबित करना होगा कि वे सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि पूरे बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा, अमित शाह मैदान में उतरकर खूब बोले। बीजेपी ने सालों तक यह मुद्दा उठाया है और कहा गया कि बंगाल में बहुत बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी, लेकिन अब सवाल उल्टा किया जाएगा। अब सवाल उल्टे तरफ से आएगा, और जब आप सत्ता में हैं तो क्या करेंगे, यह शुभेंदु अधिकारी झेलना पड़ेगा। यह सवाल सिर्फ भाषण से घुसपैठिए बाहर नहीं निकाले जा सकते, ये सभी कह रहे हैं। और इसके लिए पहचान, दस्तावेज, कानूनी प्रक्रिया, केंद्र और राज्य के बीच जो है कोऑर्डिनेशन, सीमा सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात, न्यायिक प्रक्रिया और मानवीय संवेदनशीलता, यह सबसे बड़ा मामला है। ह्यूमैनिटी, ह्यूमन एंगल, सब कुछ संभालना पड़ेगा। बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है, आप जानते हैं। कई इलाकों में सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते की सीमा के दोनों के तरफ फैले हुए हैं। यहां के लोगों की परिवार की शादी वहां, वहां के रिश्तेदार यहां, ऐसे बहुत परिवार हैं, बहुत बड़ी संख्या में। ऐसे में हर गरीब, हर सीमावर्ती नागरिक को घुसपैठिया बताने की गलती अगर की गई और कार्रवाई हुई तो बंगाल में तनाव भड़क सकता है। मानेंगे ना आप? क्या सोचते हैं आप, बताइएगा जरूर। और तीसरी चुनौती है बेरोजगारी और पलायन की, राज्य से पलायन की। चुनाव में बीजेपी ने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि बंगाल से युवा जो हैं, यूथ जो है बाहर जा रहा है, उद्योग नहीं आ रहा है, रोजगार वहां पर क्रिएट नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब यही सवाल बीजेपी से पूछा जाएगा ऑपोजिशन की तरफ से, तब आप क्या करेंगे? बंगाल का युवा नौकरी के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, बेंगलुरु, खाड़ी देशों तक जा रहा है। यह जमीनी धारणा है, सच्चाई है, आप जानते हैं। और अगर उद्योग नहीं आए, इंडस्ट्रीज नहीं आए, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, रोजगार नहीं आए, क्रिएट किए गए, तो सत्ता विरोध जल्दी शुरू हो सकता है। आवाजें उठ सकती हैं। जिन्होंने आपको कुर्सी पर बिठाया है, वोट दिया है, वो सवाल करेंगे। और अब ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही थी अब तक, बीते 15 सालों में, कि मोदी सरकार बंगाल के साथ भेदभाव करती है। जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, भेदभाव करती है पश्चिम बंगाल के साथ, फंड रोकती है, विकास में अड़ंगा लगाती है। ये आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगातार लगता रहा है मोदी सरकार पर। लेकिन अब जो है आरोप नहीं लगेगा। अब आपको साबित करना होगा कि जो आप डबल इंजन कहते हैं, किस तरीके से आप विकास कर रहे हैं। हालांकि इसमें भी कोई सच्चाई तो होगी ही कि किस तरीके से असहयोग किया जाए जिसका असर आने वाले चुनाव में हो, ये लोग कह रहे हैं। दिल्ली में मोदी सरकार और कोलकाता में बीजेपी सरकार, इसका मतलब यह है कि केंद्र और राज्य के बीच टकराव कम होगा, है ना। सड़क, रेल, बंदरगाह, इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक निवेश, केंद्रीय योजनाएं, इन सब में तेजी आ सकती है। अब आनी भी चाहिए, क्योंकि पहले असहयोग हो रहा था। ममता बनर्जी जो है आरोप लगा रही थी, इसमें कुछ ना कुछ दम होगा ही। और अगर शुभेंदु सरकार ईमानदारी से काम करे तो बंगाल में रुके हुए प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ राजनीतिक बदलाव शुरू हुआ तो विकास की जगह प्रतिशोध बंगाल की एक हेडलाइन बन जाएगा दोस्तों। और यही ममता बनर्जी की वापसी की संभावना छिपी है 5 साल के बाद। ममता बनर्जी चुनाव हार गई, लेकिन राजनीति से बाहर नहीं हुई हैं। उन्होंने आखिरी वक्त तक आंदोलनकारी तेवर बनाए रखे। बंगाल की राजनीति में ममता सिर्फ एक नेता भर नहीं है,
एक सड़क आंदोलन वाली शैली का नाम है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने कहा, कैमरे पर कहा कि बीजेपी की ये अनैतिक जीत है, इमोरल विक्ट्री है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, और अंत तक उन्होंने नहीं दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग किया, विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संवैधानिक प्रावधानों के तहत। और अगर देखिए, अब शुभेंदु सरकार ने शुरुआती महीनों में प्रशासनिक गलती की, सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, अल्पसंख्यकों में डर पैदा हुआ, या टीएमसी नेताओं पर कार्रवाई बदले की तरह दिखी, तो ममता बनर्जी फिर सड़क पर उतरेंगी, फिर सड़क पर उतरेंगी। ये तो हमने खुद भी देखा है, आप सबने देखा है कि वो जब उनकी सरकार थी तो भी वो सड़क पर उतरते नजर आई थी कई मामलों को लेकर। और दोस्तों, बंगाल की राजनीति में सड़क की ताकत जो है विधानसभा से कम नहीं होती, ये वहां के डीएनए में है। पश्चिम बंगाल के वहां आंदोलन जबरदस्त होता है। अब तृणमूल कांग्रेस की जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी पर भी आएगी, लेकिन अभिषेक के सामने चुनौती छोटी नहीं है। उन्हें खुद को सिर्फ ममता बनर्जी के राजनीतिक वारिस के रूप में नहीं, बल्कि एक तेज, भरोसेमंद और प्रभावी विपक्षी नेता के रूप में साबित करना होगा। अगर उनको पूरी जिम्मेदारी दी जाती है तो उन्हें सरकार पर हमला करना होगा, अलग अलग मामलों को लेकर, जहां सरकार कमी में होगी, जहां गलतियों में नजर आएगी। लेकिन ऐसा हमला जो जनता को लगे कि यह बदले की राजनीति नहीं, जनता के मुद्दों की लड़ाई है। और अगर वे सिर्फ चुनावी साजिश और आयोग के आरोपों पर ही टिके रहे तो बात लंबी नहीं चलेगी। उन्हें बेरोजगारी, महंगाई, अल्पसंख्यक सुरक्षा, किसान, महिला सुरक्षा, नगर पालिकाओं की स्वायत्तता और बंगाली अस्मिता, इन मुद्दों पर धारदार विपक्ष बनाना होगा। इसलिए आने वाले 6 महीने कम से कम दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे निर्णायक 6 महीने होंगे। सोचिएगा और नजर रखिएगा, इस वीडियो को याद रखिएगा। शुभेंदु अधिकारी अगर मुख्यमंत्री बनकर कट्टर भाषणों से ऊपर उठते हैं, सबको एक नजर से देखते हैं, प्रशासनिक संतुलन दिखाते हैं, कानून व्यवस्था सुधारते हैं, विकास के प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और मुस्लिम समाज को भरोसा देते हैं कि सरकार सबकी है, तो बीजेपी बंगाल में लंबे समय तक टिक सकती है, कम से कम 5 साल, तो कम से कम बिना विरोध के, ज्यादा बिना विरोध के। लेकिन अगर सरकार हिंदू मुस्लिम की चुनावी लाइन पर चलती रही, अगर घुसपैठ के नाम पर आम नागरिकों में डर फैला, अगर टीएमसी के खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक बदले जैसी दिखी, अगर स्थानीय निकायों पर कब्जे की लड़ाई शुरू हुई, तो बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार पहले दिन से घिरती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात साफ है मेरी तरफ से, मेरे एनालिसिस में, कि शुभेंदु अधिकारी की जीत बड़ी है, बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है, लेकिन परीक्षा उससे भी बड़ी है। बंगाल में कोई आसान राज्य नहीं है यह बंगाल। यहाँ भाषा है, संस्कृति है, अल्पसंख्यक आबादी है, सीमा की जटिलता है, बेरोजगार युवा है, राजनीतिक हिंसा का बड़ा इतिहास है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ सत्ता पक्ष के सामने ममता बनर्जी जैसी सड़क से उठी हुई नेता का चेहरा होगा। इसलिए बीजेपी के लिए बंगाल जीतना इतिहास है, लेकिन बंगाल चलाना असली इम्तिहान होगा। और इस इम्तिहान में दोस्तों, अगर शुभेंदु अधिकारी चूक गए तो यही हार ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की नई शुरुआत बन सकती है। आप क्या सोचते हैं, बताइएगा जरूर। नमस्कार।